टाइम है वो परमिट नहीं कर रहा कि वी वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन. तो फ्रेंड्स, आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन विच इज अपीयरिंग इन इंटरव्यू. और जहां तक इंटरव्यू का सवाल है, हर स्टूडेंट्स जो कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, उसका ये स्वप्न होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज वो बहुत अच्छी कंपनी, चाहे वो नेशनल हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसमें उसको एक जॉब मिल जाए. और आज के युग में जहाँ की जॉब दिन ब दिन कम होती चली जा रही है और इंडस्ट्री उतनी ग्रो नहीं कर रही है, तो seeking a job and procuring a job itself is a challenge for the student. और एक जॉब के लिए हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. ये एक चुनौती होती है एक इंडस्ट्री, एक कंपनी के लिए भी. और वो जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, उनको जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसके बेस पे वो चयन करती हैं या सिलेक्शन करती हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं फॉर द जॉब, वेदर इन द कैंपस प्लेसमेंट और अदरवाइज, तो कई बार रिजेक्शन होती है और 1, 2 बार या 3 बार आपकी सिलेक्शन होती है. अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मन पे ले लेते हैं कि शायद मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी काबिल नहीं हूं. ऐसा नहीं है. रिजेक्शन जब होती है वो इसलिए हो रही है कि जॉब्स जो हैं वो कम है और लोग ज्यादा हैं, और जो इंडस्ट्री है वो उस स्टूडेंट का चयन करती है जो उनके हिसाब से उस जॉब को बेहतर तरीके से कर सकेगा. सो ये एक आपके सामने ऐसा नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है. हो सकता है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस जॉब के अनुसार आपके पास एजुकेशन या आपकी स्किल्स प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपका चयन उस जॉब के लिए नहीं होता है. तो जब हम ग्रेजुएट होने वाले हैं या कैंपस इंटरव्यूज में जाते हैं, तो इसका क्या पर्पस क्या है? एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है वो आपको ओरल क्वेश्चन पूछता है और आपको ओरल रिस्पॉन्सेस देने होते हैं. एंड द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू इज दैट दे वुड लाइक टू सिलेक्ट द पर्सन who they think is more suitable for the job, और या वो कैंडिडेट की suitability to perform the job determine करते हैं. This is the overall purpose of any job interview. और आज के युग में जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास देखिए, एक तो इंटरव्यूज हैं जो आप कंपनी इंडस्ट्री में जाके इंटरव्यू देते हैं, और या इंडस्ट्री आपके इंस्टीट्यूट में आके कैंपस इंटरव्यूज लेती है. और उसके बाद आज टेक्नोलॉजी के युग में कुछ इंटरव्यूज ऐसी होती हैं जो कि टेलीफोन के माध्यम से की जाती हैं, और टेलीफोनिक स्क्रीनिंग इंटरव्यूज होती हैं जहां पे जब आपने रिज्यूमे दे दिया तो आपको टेलीफोन पे इंटरव्यू किया जाता है. पर लेकिन ये जॉब्स वो हैं जो कि हायर लेवल पोजीशंस पे ज्यादा होती हैं rather than at the lower end of the jobs. इसके साथ साथ आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो इंटरव्यूज भी बहुत आ गई हैं, और अगेन वो भी सीनियर लेवल पोजीशंस के लिए ज्यादा महत्व रखती हैं. अब बात करेंगे, जब एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं. हर इंटरव्यू के लिए बिफोर द इंटरव्यू एक प्रिपरेशन चाहिए होती है स्टूडेंट्स को, और वो किस तरह की प्रिपरेशन है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे. इंटरव्यू वाले दिन आपको किस तरह की तैयारी करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप किन चीजों का या किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे. और इंटरव्यू का फॉलो अप, बहुत बार हम सोच लेते हैं कि इंटरव्यू दे दी है तो इंटरव्यू देने के बाद मेरा रोल या मेरी एक्टिविटी, मुझे कुछ नहीं करना है, अब कंपनी को करना है. लेकिन
एक कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है उसके भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कैंडिडेट की, तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है इंटरव्यू की, वो 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो टू बिगिन विद हम बात करेंगे प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू के लिए, उसके लिए क्या जरूरी हो जाता है? नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानना। हर व्यक्ति, उसके पास कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ एबिलिटीज है, कुछ कैपेबिलिटीज है, और हर व्यक्ति की कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं। और एक अच्छा व्यक्ति वो है जो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को समझे। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी जॉब का आप चुनाव करते हैं, अगर वो आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार है तो आप उस जॉब को एंजॉय करते हैं और आपकी रुचि उस जॉब के लिए अधिकतर होती है। सो जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उससे पहले अपने बारे में ज्ञान इकट्ठा करना कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, और इस विषय में जब हम बात करते हैं तो अपने आप को जानना अहम भूमिका निभाता है। उसमें आपकी पर्सनालिटी एक अंश है। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रावर्ट हैं। जब मैं इंट्रोवर्ट की बात करती हूँ, क्या आप यू लुक इनवर्ड और यू लुक आउटवर्ड। आप एक व्यक्ति हैं जो कि किसी कार्य को करने से पहले अपने आप बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में एविडेंस, फैक्ट्स, डेटा इकट्ठा करते हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत आउटगोइंग है, सोशल है। या जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सोशल हूं, या ज्यादा सोशल हूं, या कम सोशल हूं। और ये भी जानना जरूरी है कि मैं किन्हीं चीजों को अच्छे से, मैं क्या लोगों के अपने इमोशंस को अच्छे से समझता हूँ, दूसरे की इमोशंस को समझ सकता हूँ, क्या मैं दूसरों की इमोशंस को भी रेगुलेट कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि जल्दी एंजाइटी या स्ट्रेस में आ जाता हूँ। ये जानना जरूरी है। अपने एटीट्यूड टुवर्ड्स, क्योंकि आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड, क्या आप एक बंद कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठना ज्यादा, उसमें आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, या आप अपने हाथ से काम करने के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। जब एटीट्यूड की बात करें, सुबह डॉक्टर पुनिया ने बहुत सारा महत्व दिया है एटीट्यूड को। तो आपको ये जानना है कि मैं किस चीज के बारे में पॉजिटिव विचारधारा रखता हूं। अगर आप पॉजिटिव विचारधारा रखते हैं तो आप उस काम को लगन से करेंगे। अगर आपका एटीट्यूड उस काम के प्रति नेगेटिव है या अनफेवरेबल है, तो आप उस कार्य को ज्यादा या अधिक समय के लिए नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी जानना है कि कौन कौन सी चीजें जिसमें मेरी रुचि है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं रुचि रखता हूँ। रुचि मीन्स, अब देखिए, देयर आर स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री आज ये कह रही है कि जो एक बच्चा है जब आ रहा है, वो अपनी कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में नहीं चाहता है। वो मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो वो उस कार्य के लिए नहीं रुचि रखता, बल्कि ITES इंडस्ट्री में जाना ज्यादा उसको पसंद है। सो उसकी रुचि कहाँ पे है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री में जाने की है, और उसके लिए अपने आप को वो प्रिपेयर भी कर रहा है। कॉलेज के बाद वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करता है जो कि उसको प्रिपेयर करते हैं ITES इंडस्ट्री के लिए। सो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या मेरा इंटरेस्ट मेरी अपनी कोर ब्रांच में है या मेरा इंटरेस्ट IT में है। क्या मैं मशीन पे काम करने में रुचि रखता हूँ
या मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करने में रुचि रखता हूँ? क्या मैं प्रोग्रामिंग ज्यादा रुचि रखता हूँ, या मैं सिर्फ प्रोग्राम को अप्लाई करके उससे कुछ प्रोडक्ट बनाने में रुचि रखता हूँ? सो अपने आप को जानना, अपना पर्सनालिटी, अपनी एटीट्यूड, अपनी इंटरेस्ट, इन एडिशन टू दैट आपको अपने ऊपर आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में भी जानना है कि मैं देखने में कैसा लगता हूँ। क्या मैं सीधा खड़ा होता हूँ, इरेक्ट पोस्चर ले सकता हूँ? क्या मैं कॉन्फिडेंट लगता हूँ? क्या मेरी वेशभूषा, जिस तरह के आज युग में या जिस इंडस्ट्री के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या मेरी अपीयरेंस उसको मैच करती है? दिस इज स्पेशली ट्रू जब आप सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं। सो वो व्यक्ति जिनको फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल अपीयरेंस जहां मायने रखती है, अगर उस आप जा रहे हैं सर्विसेज के लिए तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, अदरवाइज नहीं। वैल्यूज, मैं किन चीजों को ज्यादा महत्व देता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ? से मनी को ज्यादा वैल्यू करता हूँ, टाइम को वैल्यू करता हूँ, टारगेट अकम्पलिशमेंट को वैल्यू करता हूँ। क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो जॉब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी कि आप अपनी वैल्यूज पे टिके रहें या आप अपनी वैल्यूज पे पूरा उतर पाए। लाइक देयर आर मेनी केसेस जहां पे लोगों ने एक्साइज एंड टैक्सेशन को ज्वाइन किया, तो वहां पे देयर इज लॉट ऑफ करप्शन। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस जॉब को छोड़ के आ गए बिकॉज दे वर नॉट मेंट फॉर, उनकी वैल्यूज वर नॉट अलोइंग देम टू एक्सेप्ट दैट। अगर ऐसे ही है जैसे फील्ड में जॉब करते हैं लोग, तो फील्ड में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि आपकी वैल्यूज के अनुकूल नहीं है, तो बहुत सारे लोग उस जॉब को छोड़ के वापस दूसरी जॉब को ढूंढते हैं। तो अपनी वैल्यूज को जानिए और कोशिश कीजिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो जॉब आपको अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए एक अनुकूल वातावरण देगी या नहीं। आपके विचार, आपके गोल्स, आपने लाइफ में एक गोल सेट किया। अभी डॉक्टर सुनील हैज टॉक टू यू ऑन राइटिंग अ जॉब रिज्यूमे। तो आपका गोल क्या है इन लाइफ, या करियर गोल आपका क्या है? क्या यो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके गोल के अनुसार है? ये तभी एनालाइज कर सकते हैं जब आप अपने गोल के लिए क्लियर होंगे। तो आपने जो एजुकेशन ली है उसमें जो आपने स्किल्स एक्वायर की हैं, अब देखिए अगर ITITS की कंपनी ने निकाला तो उन्होंने लिखा नॉलेज ऑफ जावा। तो आपको ये देखना है कि मेरी एजुकेशन ने मुझे किस कार्य को सक्षम रूप से करने के लिए तैयार किया है। क्या मैं जावा में प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ? क्या मैं विजुअल बेसिक .NET को अच्छे से यूज कर सकता हूँ? क्या मैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है उनको यूज कर पाऊंगा? तो अपनी एजुकेशन, और जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो ये देखे कि अगर मैंने पावर स्टेशंस पे एक जॉब निकली है तो क्या जो एजुकेशन मैंने ली है वो पावर स्टेशन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं कहाँ फुलफिल कर पाता हूँ? क्या मेरे पास वो नॉलेज, वो स्किल्स हैं जो कि वहां काम करने के लिए मुझे सक्षम बनाएंगे, मुझे तैयार करते हैं? तो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है अपना विद रिस्पेक्ट टू दीज वेरिएबल और दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी। इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वो है कि आप हर इंडस्ट्री जिसमें आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो इंटरव्यूअर है वो इंटरेस्टेड होता है कि आप उसकी इंडस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो इंडस्ट्री क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं, उनके ब्रांच ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं, और उस इंडस्ट्री का पूरा मार्केट शेयर कितना है। अगर वहां पे 10 प्लेयर्स हैं, 10 इंडस्ट्रीज हैं जो एक ही चीज को बना रही हैं, हाउ मच इज द मार्केट शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी? उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है,
और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और किस टेक्नोलॉजी को वो यूज करते हैं। इन एडिशन टू दैट उनका फोकस रहेगा कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्या आप जानते हो कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए जा रहे हैं, व्हाट आर द मेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नॉर्मली जब कोई भी कंपनी एडवर्टाइज करती है पोस्ट या अपनी वेबसाइट पे देती है या वॉक इन इंटरव्यू के लिए वो एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो एक लिखा रहता है कि मेजर ड्यूटी या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की क्या होगी। तो अपने आप को तैयार करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूं उसमें मेरी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, मुझे किस एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। क्या मुझे कंप्यूटर पे बैठ के 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ेगा, क्या मेरी जॉब में टूरिंग इन्वॉल्व है और मुझे किन किन जगहों पे टूर्स करने पड़ेंगे, या हाउ फ्रीक्वेंटली I have to travel if it involves traveling. So, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपको ये भी जानने की जरूरत पड़ती है कि अगर आज आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आने वाले समय में कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आगे कहां तक जा सकते हैं और किस तरह की ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता होगी अगर आप उस कैरियर को अपना बनाते हैं और उस कैरियर में ही ग्रो करना चाहते हैं। तो अपनी इंडस्ट्री और कंपनी जिसमें आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने की आवश्यकता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, सपोज कर लीजिए आप मारुति या हुंडई उसने एक जॉब एडवर्टाइज की है, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि वहां पे किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। अगर आज कार बन रही है तो क्या MPFI इंजन यूज हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, या आपको ये जानने की जरूरत है कि कितने मॉडल्स हैं जो कि हुंडई ने निकाले हैं और द लेटेस्ट मॉडल कौन सा है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको ये जानने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जॉब रोल्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत है। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है एक स्टूडेंट कहां से कलेक्ट कर सकता है, ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा। हर इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एक ही डिसिप्लिन के होते हैं। उनको सारे स्टाफ, फैकल्टी एंड स्टाफ के सहयोग की आवश्यकता है। और स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ऑन देयर ओन और वो शेयर कर सकते हैं विद द TPO, विद द स्टूडेंट्स। और आज जितनी भी कंपनीज आपके सामने हैं इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, most of these companies have a web page. आप उस वेब पेज पे जाइए तो उनका एक रहता है करियर्स, और उनके पूरी इंडस्ट्री के बारे में, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसकी मैनेजमेंट कौन है, उसमें कौन सी डिविजन्स हैं या सेक्शंस हैं, उसके सेक्शन हेड कौन से हैं, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कहाँ कहाँ पे ब्रांच ऑफिसेस हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस एम्प्लॉयर्स होम पेज पे अवेलेबल रहती है। अगर एक स्टूडेंट एक इंडस्ट्री को देखे और उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले, और अगर आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो आप 60 कंपनीज का इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं विद इन नो टाइम। और अगर आप एक दूसरे से वो इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं तो आपके पास अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री। आपके जो टीचर्स हैं, टीचर्स आर
sometimes in continuous touch with the industry. उनकी इंटरेक्शन होती है विद द इंडस्ट्री, आपके लिए इंडस्ट्री विजिट भी वो प्लान करते हैं. तो कॉलेज प्रोफेसर्स आर वन हु कैन प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री विच इज कमिंग. जो लोग ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, मे बी दे कैन बी योर फैमिली मेंबर्स, दे कैन बी योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर, योर रिलेटिव्स और योर नेबर्स. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस कंपनी में काम कर रहा है, तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करके उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह जो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनके पास एनुअल रिपोर्ट्स रहती हैं जो कि ये बताती है कि कितना कंपनी ने इन्वेस्ट किया, कितना आउटटर्न था, कितना प्रॉफिट बना, कितने शेयर्स थे एंड सो ऑन. तो आप एनुअल रिपोर्ट जो पुरानी कई बार कॉपीज बची रहती हैं उनके पास, if you refer to those annual reports also, you can get information about the industry. इसी तरह आपके पास ऑनलाइन करियर टूल्स हैं. जैसे आप बात करते हो जॉब सर्च की, बात करते हो क्विकर की, बात करते हो आप जॉब टूल्स, करियर टूल्स, जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे भी डाल सकते हैं. तो उन जॉब जो आपकी साइट्स हैं वो भी इंडस्ट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देती हैं. इसी तरह जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, CII, वो हर वर्ष इंडस्ट्रीज की डायरेक्टरी निकालते हैं और उस डायरेक्टरी में उस कंपनी के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. तो CII की डायरेक्टरीज, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो TPOs हैं या मैनेजमेंट है of the institute, they should actually procure CII directories of industries और वो बच्चों के लिए लाइब्रेरी में उपलब्ध करा दे और उसमें आपको काफी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इसी तरह इंडस्ट्री रिलेटेड मैगजीन्स हैं, कंप्यूटर के भी आते हैं, मैकेनिकल के, स्पेशली द ऑटोमोबाइल्स. इसी तरह मोबाइल्स पे द मैगजीन्स आर अवेलेबल. सो आप उन मैगजीन्स में जो लेटेस्ट आर्टिकल्स आते हैं, सो दे आर डीलिंग विद, इसी तरह जैसे आउटलुक है, इंडिया टुडे है, उसमें भी कई बार इंडस्ट्री के द वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट और एन एम्प्लॉय और HR मैनेजर, दे कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स और वो अपनी पॉलिसीज और प्रोविजंस के बारे में उन आर्टिकल्स में लिखते हैं. सो इफ यू आर रीडिंग दीज इंडस्ट्री रिलेटेड मैगजीन्स, then lot of information can be collected from the general reading which you do. इसी तरह एक और चीज है कि आपने जिस कंपनी के लिए अप्लाई किया है उस कंपनी में आप एक विजिट दे सकते हैं. तो उसके लिए आप जाइए और वहां पे जाके आप वहां से टाइम लेके you can meet few people and collect the information with respect to the job which you are going to have in that, जिसमें आपने अप्लाई किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये भी हो सकता है कि आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर आपको रेफरल दे दे. सो बात करिए अपने टीचर्स के साथ, अपने ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर के साथ, या कोई नोन बंदा अगर उस कंपनी में काम करता है तो उनसे हेल्प लेके आप उस कंपनी का एक चक्कर लगा के आइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, वहां के वर्क कल्चर को देखिए और वहां की इंफॉर्मेशन लेके आइए. आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जब वो कैंपस इंटरव्यूज के लिए आती हैं तो वो पहले एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स. तो उसमें वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. तो अगर ऐसा कोई मौका आपको मिलता है कि आपके इंस्टीट्यूशन में ये ओरिएंटेशन वर्कशॉप हो रही है तो आप उसको अटेंड कीजिए और ध्यान से सुनिए. आपस में बैठ के बाद में स्टूडेंट्स उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं और जो कुछ समझे उसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं. जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स और द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, दे कीप ऑन इनवाइटिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो अगर एक्सपर्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होते हैं आपके इंस्टीट्यूशन में, वो भी एक जरिया बन जाता है to gather information about the various industry. तो जितना आप इंटरेक्ट करेंगे
उतना अधिक आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। सो आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन ली, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी वीकनेसेस के बारे में जाना, और आपने उस इंडस्ट्री के बारे में जाना जिसमें आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या जिसकी जॉब इंटरव्यू में आप जाना चाह रहे हैं। तो उनको अब दो तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास है। सो प्रिपेयर अ कॉलम, 2 कॉलम्स, एंड जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक साइड पे लिख लीजिए, और जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपकी रुचियां, आपके ऑनर्स, अवार्ड्स, जिस चीज में आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आप एक साइड पे और लिख लीजिए। अब दोनों को मैच कीजिए, क्या जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुलफिल करते हैं या नहीं। अगर 70 to 80% is the match, then there are chances that you'll be successful in getting that job. और उसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि किस समय पे इंटरव्यू होने जा रही है और कहाँ पे इंटरव्यू है। मे बी कई बार ऐसा होता है कि आपके इंस्टीट्यूट में ही है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो कि कौन से रूम नंबर में है, तो उसमें आप टाइम वेस्ट कर देते हो टू लोकेट दैट। तो जब आप लेट पहुंचते हो तो इंडस्ट्री डजंट एक्सेप्ट यू, बिकॉज लेट कमिंग इज नॉट टेकन एज अ पॉजिटिव थिंग। सो पहले से ध्यान रखिए कितने बजे और किस जगह पे आपकी इंटरव्यू प्लान की गई है। उसके साथ साथ जो भी मैंने कहा कि आपने लिखा कि मेरी कैपेबिलिटीज, जॉब रिक्वायरमेंट्स, और अब आप जनरेट कीजिए क्वेश्चंस। आज बहुत सारी वेबसाइट्स पे, इवन टीसीएस, इन्फोसिस, आपको उनकी अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि जो नॉर्मली एक इंटरव्यूअर इंटरव्यूई को पूछता है। मैं आगे चल के ड्यूरिंग द इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस को डील करूंगी। तो एक स्टूडेंट को क्या करना है, मुझे आज इंटरव्यू देने जाना है तो मैं 20-30 क्वेश्चंस की लिस्ट जनरेट करती हूँ कि हो सकता है मुझे ये सवाल पूछे जाएं, और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे कि अगर ये सवाल जब कोई मुझे पूछता है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बहुत सारे लोग अपना नाम, अपने फादर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ ये बताना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्री इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग योर बायोडेटा बिकॉज दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो मुझे क्या आंसर करना है उसकी चर्चा मैं आगे चल के करूंगी, लेकिन अगर आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जनरेट करते हैं और उनका क्या प्रोबेबल आंसर मुझे देना है वो आप थोड़ा सा तैयारी करते हैं, और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। और वही ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एग्जामिनेशन हम देने जाते हैं तो हम गेस करते हैं कि ओके पिछले साल या उससे पिछले साल ये क्वेश्चंस आए थे, इस बार ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आप उसी तरह अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसी प्रकार अपने क्वेश्चंस रेज कीजिए, उनका आंसर्स दीजिए और उसको रिहर्स कीजिए। सो जितनी कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, और जो आप आंसर प्लान कर रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। उसकी बैकग्राउंड नहीं बनानी है मुझे, पिन पॉइंटेड आंसर शुड बी गिवन टू द क्वेश्चन, और उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, तर्क होना चाहिए कि व्हाई यू हैव गिवन अ पर्टिकुलर आंसर, व्हाई नॉट अनदर आंसर। अगर सपोज कर लीजिए आपको पूछा जाता है इस पर्टिकुलर व्हीकल स्पेसिफिकेशन में कौन सा इंजन है, और आप कह देते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैन बी यूज्ड। अब वो पूछेगा व्हाई नॉट 2 स्ट्रोक, व्हाई 4 स्ट्रोक। तो आप तैयार रहिए कि जब व्हाई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको कैसे आंसर करूंगा, हाउ एम आई गोइंग टू डिफेंड द आंसर विच आई हैव गिवन। और अपने आप को व्यवस्थित रखिए, ऑर्गेनाइज्ड आंसर होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या प्रिपरेशन की जरूरत है मुझे जरूरत है कि मैंने जो अपने रिज्यूमे में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की है, मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात की है। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट्स में या समर ट्रेनिंग में या समर कैंप्स में मैंने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस जैसा ही है।
तो वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं या मेरे ऑनर्स हैं या मेरे अवार्ड्स हैं या मैंने कुछ एडिशनल कोर्सेज किए हैं, तो उन सारी चीजों के सर्टिफिकेट्स आई नीड टू कंपाइल दो सर्टिफिकेट्स। एंड जब आप कंपाइल करते हो तो आजकल फोल्डर्स अवेलेबल हैं वेयर यू कैन इंसर्ट ऑल योर सर्टिफिकेट्स from starting from the latest, the current one, and then you can go to the last one, right? तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को अरेंज करिए। उसके बाद है आपकी जो कॉल लेटर आई है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी में जब आप इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं तो अपनी कॉल लेटर घर भूल जाते हैं। Once you don't have the call letter, the industry, when you go for site interviews, they'll not accept you. So you need to carry your call letter. So put your call letter on the top of your file. Then always आप ये assume मत कीजिए कि आपने जो अपना job resume है वो इंडस्ट्री को दे दिया है। Always carry few additional copies of your job resume. क्योंकि जब जॉब रिज्यूमे में 3-4 लोग बैठे होते हैं तो एनीबडी कैन आस्क यू कि क्या आप मुझे आप जॉब रिज्यूमे की कॉपी दे सकते हैं। सो अगर आपके पास होगी तभी आप उस चीज को प्रोवाइड कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि आपने अपने को प्रिपेयर तो कर लिया, अब आपने इंटरव्यू वाले दिन पूरी तैयारी के साथ पूरे एंथुसियाज्म में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अब उसमें उस दिन आपको किस तैयारी की आवश्यकता है? फर्स्ट थिंग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। योर पर्सनल ग्रूमिंग, योर आउटर अपीयरेंस मेक्स अ होस्ट ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड आपको जैसे सर ने दिखाए थे दो जेंटलमैन, one very properly dressed, another one was not properly dressed, hair were not groomed properly, दूसरे के hair अच्छे से groom किए गए थे। इसी तरह हमें अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस, अपनी पर्सनल अपीयरेंस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये चीजें मैं बात करूंगी, अभी बात करेंगे इनके बारे में। लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज। जाने से आधा घंटा पहले अगर आपने स्विच ऑन किया टीवी, वहां पे जो लेटेस्ट न्यूज आ रही थी आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयर जस्ट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेंटल अलर्टनेस, उसके लिए आपको इमीडिएटली ये पूछता है कि क्या आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, न्यूज़पेपर में हेडलाइन क्या थी, या आपसे ये पूछा जाता है कि आज आने से पहले क्या आपने समाचार सुने थे, न्यूज सुनी थी, तो उसमें लेटेस्ट न्यूज क्या थी। तो आप एक्सक्यूज मी, एक फोन लोगे जरा? हाँ जी। सो आप न्यूज सुनिए और ये देखिए कि लेटेस्ट जो कोई इंसिडेंट है या कोई हैपनिंग है या कोई इशू है वो क्या हुआ है। देन ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे व्यक्ति जो कि इंटरव्यू के लिए आया था, इट मे नॉट बी ट्रू फॉर द कैंपस, बट व्हेन यू गो फॉर द ऑन साइट इंटरव्यू, पीपल टेक इट कैजुअली कि वहां पे तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट लेट भी हो गया। ऐसा नहीं है। कंपनीज और इंडस्ट्रीज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर पंक्चुअलिटी। और ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक व्यक्ति किसी इंटरव्यू के लिए लेट पहुंचे, तो उन्होंने पहले ही उनको कहा कि प्लीज ऑक्युपाई द सीट, आपकी टर्न निकल चुकी है, आप वेट कीजिए। एंड ही वॉज मेड टू सिट, ही वॉज नॉट, हिज सर्टिफिकेट्स वर नॉट चेक बिकॉज हिज टर्न हैड बीन ओवर। तो ये चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप 10 मिनट एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट्स बिफोर या 15-20 मिनट्स बिफोर यू रीच द प्लेस वेयर द इंटरव्यू इज लाइकली टू टेक प्लेस। तो उसमें आपको एक मार्जिन मिल जाता है, आप रिलैक्स्ड रहेंगे। अगर आप लेट हो रहे हैं तो हड़बड़ी में कई बार यू बिकम लिटिल नर्वस, तो आपको जगह ही नहीं समझ आती कहाँ किस जगह पे इंटरव्यू है। सामने लिखे हुए हैं, बोर्ड्स भी लिखे हैं, तो पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी में वो सारे छोड़ते चले जाते हो।
सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप टाइम पे, जिस समय पे, जिस स्थान पे इंटरव्यू है वहां पहुंच जाएं. Another is वहां पे जाके just relax for a while, have a glass of water, go to the washroom if need be. So किसी तरह की एंजाइटी या स्ट्रेस को आप कम करेंगे by keeping yourself relaxed. और अपने आसपास जो environment है उसको keenly observe कीजिए. I just give you one incident जहाँ पे एक बंदा यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए गया था, तो उसको ये पूछा गया था कि आप सीढ़ियों से आए हो या आप लिफ्ट से आए हो. तो उसने पूछा तो आपने जब उसने कहा कि लिफ्ट से, तो उसने पूछा कि राइट लिफ्ट से या लेफ्ट लिफ्ट से. अगर वो उसने एक बंदे ने कहा कि सीढ़ियों से, तो उससे ये पूछा गया था कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन देयर टू रीच दिस फ्लोर. अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है, आप कितने अलर्ट हो टू द एनवायरनमेंट जहां आप जा रहे हो. दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर ओनली टू सी योर मेंटल अलर्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड. ये जो हम बोल रहे थे कि आपको पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान देने की जरूरत है, तो जब हम कहीं भी कम्युनिकेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मेजर फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को, वो आपका नॉन वर्बल बिहेवियर है. जो आप बोलते हैं वो सिर्फ 7% उसकी इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करता है. तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप अपने नॉन वर्बल पे, अपनी ड्रेस, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, अपने मैनरिज्म, आपके यूज ऑफ जेस्चर्स, उनके ऊपर ध्यान दें. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू आपको ड्रेस पहननी है. बहुत सारे बच्चे आज कैजुअल अप्रोच अपना लेते हैं. इट डजंट मैटर कि मैं जीन्स में चला जाऊं या टी शर्ट में. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. व्हाट इज एक्सेप्टेबल इज a trouser and a shirt or a suit, and likewise for the ladies a suit and a sari or a dress like a blazer and the trouser, depending upon which company you apply for. In other words, अब आप देखिएगा कि dress formally, that is the dictum. जिस situation में आप जा रहे हैं उस situation के accordingly अपने आप को ड्रेस कीजिए. आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, अगर लेडीज हैं, द गर्ल स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग एंड अपियरिंग इन द इंटरव्यू एंड उनके नेल्स बहुत बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन वो नेल्स क्लीन, दैट शोज दैट यू आर केयरलेस, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. सो पर्सनल ग्रूमिंग में इवन योर नेल्स कम इनटू द पिक्चर. अगर आप नेल पेंट्स लगाते हैं और नेल पेंट्स में कहीं से आधा लगा हुआ है, कहीं से कम लगा हुआ है, कहीं पे पूरा ज्यादा लगा हुआ है, so that also gives an impression to the employer that this person is careless. अब आपके हेयर्स की बात करें, सर ने आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी थी कि your hair needs to be properly groomed. कहते हैं कि इंटरव्यू से इमीडिएटली पहले, उसी दिन या उससे एक दिन पहले बाल मत कटाइए. 2-3 days before you go for cutting, so that you can and likewise the ladies, they should also groom their hair. और माथे पे नहीं आने चाहिए या आंखों पे नहीं आने चाहिए. आज ये युग है जहाँ पे lot of jewelry is used by the women or by the girl students. So avoid excessive jewelry when you are going for the interview. In the end, I'll simply say dress formally, dress appropriately according to the situation. अगर मैं किसी मॉडल की इंटरव्यू देने जा रही हूँ, yes, my dress has to be trendy, I should go with a makeup. But मैं अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो I should dress accordingly what is expected in the IT, ITS इंडस्ट्री, राइट. और अगर मैं एक टीचर की इंटरव्यू, एक लेक्चरर की इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो आई शुड गो प्रॉपरली ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब. अब बात करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अब देखिए जब आप बैठे हैं, आपकी टर्न आती है,
First thing, very important, is that you don't enter the interview room without knocking the door. So knock the door. If it is not opened by somebody else, then उस रूम को जब एंटर करते हो, टेक द परमिशन ऑफ द इंटरव्यूअर्स टू एंटर द रूम. और जब आप एंटर कर रहे हैं तो एंटर द रूम लिखा क्या है? विद हेड हेल्ड हाई, शोल्डर स्ट्रेट एंड डैशिंग फॉरवर्ड. तो आपकी जो एक अपीयरेंस है, दैट शुड गिव एन इंडिकेशन कि आप एक वो व्यक्ति हो जो कि फुल ऑफ डायनेमिज्म हो, फुल ऑफ एंथुसियाज्म हो, और आप यू आर वेरी कीन टू गेट इनटू द वर्क. अगर आप एक ये अप्रोच लेते हैं, बहुत स्लो आपकी एंट्री है टू द रूम, that gives an impression that you are a person who is very lazy or very slow. So that is not giving an indication of energy or dynamism to the employer. So आपकी जो observe होता है आपका behavior, जैसे ही आप industry enter करते हो, many industries start observing you from the time you enter the gate of the industry. लेकिन इंटरव्यू में जब पहुंच गए तो आपने जैसे ही एंटर किया, आपकी वो आप नॉर्मली देखिए, देयर आर फ्यू स्टेप्स व्हिच यू हैव टेक टू रीच द इंटरव्यू बोर्ड. तो आपको अपनी कैसे मैंने एंट्री करनी है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है. और जैसे ही आप इंटरव्यू पैनल के पास पहुंचते हैं, मेल मेंबर्स नॉर्मली आप विश करेंगे या यू गो इन फॉर हैंडशेक. अब हैंडशेक जो है, that has to be a very firm handshake. You one step forward, lean forward and offer a handshake to the person. लेकिन अगर कोई lady है, then it is the prerogative of the lady whether she would like to offer a handshake or not. तो मैं as a candidate, अगर मैं male member हूँ या female हूँ, it is the prerogative of the person sitting on the interview panel whether a handshake will be accepted by the lady or not. लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, two of the handshakes, ये आपने lean forward, and second is this is the appropriate style of handshake, but these two styles are not appropriate. आप दो हाथ यूज नहीं करोगे, आप इतनी जोर से प्रेस नहीं करोगे कि दूसरे बंदे की जो नर्व्स हैं वो भी आप ऑब्जर्व कर सके. तो वो बंदा बोलेगा छोड़ो भाई, मेरा हाथ तो छोड़ दो. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर दैट योर हैंडशेक इज फर्म. अदरवाइज व्हेन यू आर सेइंग इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, यू नीड टू एक्सचेंज द प्लेजेंट्री. अगर मॉर्निंग में है तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे, अगर आफ्टरनून में है यू कैन यूज गुड आफ्टरनून, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू यूज द प्लेजेंट्री. आपका आई कॉन्टेक्ट, बहुत सारी इंटरव्यूज में ऐसा होता है, जो बंदा इंटरव्यू जिसकी ली जा रही होती है वो पैनल के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं कर पाता. जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हो, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ लो कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है, या आप यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ योरसेल्फ. सो क्या जरूरत है? आपको पैनल के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करने की आवश्यकता है. और जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, से द चेयरमैन ऑफ द कमिटी पोजेस यू अ क्वेश्चन, तब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप आंसर उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, उनकी तरफ देखते हुए, लेकिन सारा आंसर उनको नहीं देंगे. यू विल एड्रेस द अदर मेंबर्स इन द इंटरव्यू पैनल. तो आप अपना आई कांटेक्ट दूसरे मेंबर्स के ऊपर भी लेके जाओगे. और कई बार ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, एंड व्हेन यू लुक एट द अदर मेंबर, उनकी हेड नोट्स वो आपको एक फीडबैक देती हैं कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. ऐसा भी हो जाता है कि आपको आंसर सुनते सुनते बीच में ही द अदर मेंबर ऑफ द इंटरव्यू पैनल वुड लाइक टू पोज अनदर क्वेश्चन. तो आपका आई कॉन्टेक्ट जो है, व्हेन यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम द पर्सन हु हैज पोज्ड द क्वेश्चन, देन डिस्ट्रीब्यूट योर आई कॉन्टेक्ट टू अदर मेंबर्स. अब देखिए, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन की बात है. अगेन योर फेशियल एक्सप्रेशन, बिकॉज कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. आपके अंदर कौन सी भावना चल रही है? आप डरे हुए हैं, आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, या आप एक रिलैक्स्ड प्लेजेंट
आपको फीलिंग आ रही है वो आपके फेस से जाहिर हो जाता है। तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को आप कोशिश कीजिए remain calm and composed and relaxed, and there should be a pleasant smile on your face when you are appearing in the interview. अब देखिए इस बंदे को जब आप देख रहे हैं ये इमेज, the image itself makes it clear कि the person is having some kind of disagreement with the person, and this lady, the image shows that she's looking very pleasant here, and इसी तरह the person below the image is looking very pleasant here. She is perfectly pleasant when if she is appearing in the interview. इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं the facial expression here, all the three expressions are the appropriate expressions which can be normally used in the interview. आप pleasant look दे रहे हैं, and when you give a pleasant look you sound to be very confident of yourself. So try to pay attention to your facial expression. अब देखिए, आप जैसे आपने हैंडशेक किया, प्लेजेंट्री एक्सचेंज की, there is a seat lying, but don't occupy the seat on your own. आप ही कुर्सी को खींच के बैठ नहीं जाएंगे. You will wait for the panel to say, please have a seat or sit down, right? So wait for the direction or a clue from the interview panel, then occupy the seat. और आप देखेंगे जब आपके पास कुर्सी पड़ी है, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल on the edge of the chair वो बैठ जाते हैं. भाई पिछली कुर्सी क्यों खाली छोड़ी, किसी और ने तो आगे बैठना नहीं है. So again that shows you are not confident, you are nervous, you are not occupying the full seat, and you may be in a hurry to leave the interview room as early as possible. तो कोशिश कीजिए कि आप सीट जो है कुर्सी की वो पूरी ऑक्युपाई करें. और ये जो आप देख रहे हैं सिटिंग पोस्चर, अ पर्सन इज सिटिंग क्रॉस्ड लेग. Crossed leg is a symbol of authority. So please do not sit adopting this posture. तो आपको right posture क्या है? Straight. If there are arms on the chair, try to avoid the use of the arms on the chair and sit straight. Erect posture is the best which need to be used in interview. ये आप avoid करेंगे. Crossed leg, right? And अब बात करेंगे, what is the time like? 3 बज गए. So friends, when we say during the interview, any interview process, उसमें एक opening होती है. Opening is that you are asked some general questions which they want you to be comfortable. They would like to establish a rapport with you. तो जब tell us something about yourself, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या some people say, okay, let us know your name and your educational qualification. This is only to establish rapport, makes you comfortable in the interview, and then start the process of question responses, and the last one is closing. अब देखिए, I've written some sample questions which are normally posed to the freshers. The very first question is, tell us something about yourself. Or the other way of asking these questions is, how would you describe yourself? So as I said before, आपको अपना बायोडेटा नहीं देना उनको. अब आपको उनको क्या बताना है कि आपके पास वो कौन सी नॉलेज, वो कौन सी स्किल, वो कौन सा एक्सपीरियंस है that will help you to contribute to the job for which you have applied. What you can do for the company with that set of skill, knowledge and attitude. तो आपको briefly अपने बारे में within 2 to 3 minutes or 3 to 4 minutes at the most, you have to describe your strengths and your knowledge skill set which will help you to contribute to the ongoing processes of the company and the job for which you have applied. Why should we hire you? Now all your answers have to be directed
how your contribution will be different from the others. What additional knowledge and skills you possess, which will help you to perform the job more efficiently and effectively. तो जैसे आपने, मैं फिर कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, जैसे आपने सन से कोई सर्टिफिकेट ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया, और you have accomplished a project which is very much related to the job responsibility and the skill set required. So you can say this is what an innovative project you have been able to do, accomplish or complete, which gives you an edge over the others to contribute to the job for which you have applied. इसी तरह जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है about your strengths and weaknesses. तो अगर आपने अपना सेल्फ एनालिसिस किया था, then you are in a position to promptly reply to the question कि मेरी क्या strengths हैं, मेरी क्या weaknesses हैं. Now the question, जब ये strengths की बात आती है, you have to exemplify. Tell them, you said, I'm very hard working. Now give the situation where you have used hard work. Say one of the candidates replied in one of the interviews, sir, when I was in 10th class, we had meager resources. So I was taking the tuition of the students who are studying in 8th and 9th. When I went to the college, I started giving tuition to the class 10th. Now, when I am studying in final year, I am giving tuition to the first year and second year students. Now that shows hard work. One student who gave an example, I had no electricity at home, so I was studying under the lampshade in the street. Now there are many examples of this kind which you come across, but you should be very specific under what situation you had shown the hard work. Or you say honest, I'm very honest, that is your strength. Now honesty, give them example where that honesty has been exhibited by you. Or you say I'm very good in writing a program in Java. So how many programs have you written till date? Can you give them? Or you tell them the project which you complete, you utilized the programming, or you wrote the programming in Java and then utilized it. So give the instances where that has been done. Weaknesses, normally people would not like to share. They say, I have no weakness, sir. Or you look, oh, you are dumb for a while, because you don't want to share your weakness. But I would say, turn your weakness in your opportunity. अब देखिए, एक बंदे ने बोला आई एम परफेक्शनिस्ट. अब ये परफेक्शनिस्ट होना उसको वीकनेस लग रही है, बट द एम्प्लॉयर हु इज गोइंग टू हायर यू फॉर दैट पर्सन, if you are really a perfectionist, that is a strength. You say, I'm a perfectionist, and if people do not do the quality work or the perfect work which is required, then I get agitated. Now this is your weakness. You are under stress, you become aggressive when people are not able to give you the quality work. That is a strength which the employer is looking for. So you have to give 2 to 3, not more, but 2 to 3 weaknesses which actually you are trying to put in that they become your strength, your interest and hobbies. Normally this question comes in, and believe me, you have to be very honest with yourself. A person said, I am very much interested in reading the latest books which are coming. So the person asked, which book have you studied? And he gave the name of the book. And he said, what is written in chapter so and so? The person had no reply. And ultimately the person came to know that the author of the book was there in the interview panel. He was the person who has written the book. People say, I'm very much interested in cricket. And when the facts and evidences are asked, people fail to give reply to that. So don't bluff the interviewer. Interviewer is very wise, and if you say cricket is your hobby, or gardening is your hobby, or cooking is your hobby, or painting is your hobby, or music is your hobby, then they are likely to probe you little deeper to find out how much you know about that particular field. Then where do you see yourself in 5 years?
अभी सर ने क्या बोला था, मुझे तो कल का ही पता नहीं मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5 साल के बाद मैं कहाँ जाना चाहती हूँ या 3 साल के बाद कहाँ जाना चाहती हूँ, आई एम नॉट क्लियर. But believe me, one person made a reply in one of the interviews, I would like to be on the seat which you are occupying at present. And the CEO of the company was taking the interview. Now here, the person was very clear that within 5 years, he would like to be CEO of one of the companies. And that person was taken because he could see the passion with which he applied and he wanted to be occupied that particular seat. Now then, what experience you have? Freshers would normally say, I have not done any job. So what kind of experience you are asking for? I am only a student. If you're appearing in the campus interview or you have just finished. No, experience means that say you in the class, the teacher has organized say 10 group discussion. So you have an experience of participating in the group discussion 10 times. If you have done the project, so you can very confidently say that I had experience of working on the project. You have done practicals, so you say I can do this. That is my experience which I have gathered over a period of 3 years or 4 years. You have been to the industry for training. That is your experience. Whatever learning has taken place, try to put before the employer that during the summer training, during the industrial training, you have tried to gain this much, you have learned this much. Or you have given some summer training, you have attended, you try to, that is your experience, and you have spent 22 years, 23 years of life. You have gained enormous experience over a span of 23 years. It is not only the college experience, any experience you have in life where you have learned something, that becomes your experience and you can share. So how your education has prepared for the career. Now here you speak of what skills you have, what you can do for the company. That will help. Then you can see 2 achievements. So be bold, be confident of your achievements. Achievements may be that you have stood first in at the state level or at national level, you got the merit scholarship or you were awarded an honors degree. That is your achievement. Or maybe you had registered for an online course which you accomplished within 1 month. So that is your achievement. So think of, if you had done the analysis, becomes easy to answer these questions. What do you know about the company? So if you have researched the company, you will be knowing about the company organizational structure, the growth and development, the environment, the technology, the processes. So whatever information you have, try to give answer on that basis. What motivates you? Whether money motivates you, whether people motivates you, whether a challenge motivates you, whether a risk motivates you. So try to give this answer. What 2 or 3 things are important? These are related. जो आपको motivate करता है, वही आपके लिए important होता है. So what is your career goal? That you already have written in job resume. So be specific. What exactly you want to achieve in life. Responses which you give need to be brief, logical, and organized. This I've already discussed. And I would say that there are a number of principles of communication which need to be taken into account. Maybe the time doesn't permit me to take up all this, but I would say when you are speaking, your verbal communication and non-verbal communication both should be effective. And you must take care of the brevity, the simplicity of the language, the correctness, the technical accuracy, and non-verbal component is, अब नाम पूछते हैं ना तो बंदा कहता है मनमोहन सिंह. भाई इंटरव्यू पैनल को तो नाम ही नहीं सुन रहा, तो वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करेगा? Be loud and take pride in telling your name. Say, I'm Paramjeet Kaur. Now, this complete word should be
discernible to the individual. So take pride, whatever your name may be. Your parents have given you a name, that is your identity. So be louder, and when you are speaking, you have to be louder. और आप अपनी भाषा पे कोई इंडस्ट्री ये नहीं कहती है कि आप इंग्लिश में ही आंसर कीजिए, अनलेस इट इज एमएनसीज और आपकी जो प्लेसमेंट है वो बाहर हो रही है. The company wants that whatever language you use, चाहे हिंदी चाहे पंजाबी, you should be able to express yourself in that language correctly. So even in UPSC, the interview in Hindi is allowed. So what is the question of that I must know English if I have to appear in the interview? But yes, MNCs, international placements, उन पे ध्यान देने की जरूरत है. So इतना भी जल्दी जल्दी मत बोलिए जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, because there is pressure of time. So take your time to respond so that other people can understand. और कोशिश कीजिए कि जब आप बोल रहे हैं तो आप नॉर्मल जेस्चर्स का प्रयोग कीजिए. इंटरव्यू में कहा जाता है कि कम जेस्चर्स का प्रयोग करो, क्योंकि जब जेस्चर्स यूज करते हो दे कम इन बिटवीन यू एंड द इंटरव्यू पैनल. सो लिमिटेड जेस्चर्स नीड टू बी utilized. So here you can see gestures lend support to what you say. To make use of appropriate gestures, but they should be limited. I would say ये आपने पहले भी देखा है. This posture which you adopt while sitting or standing is a symbol of closed communication. आप अपने आप को बहुत समझते हो तब आप ये, या आप डिफेंसिव हो जाते हो तब आप ये पोस्चर यूज करते हो. तो इंटरव्यू में काइंडली डू नॉट मेक यूज ऑफ दिस पोस्चर एंड ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स. क्या होता है ना, कहते हैं हम क्या सिर के ऊपर चढ़े आ रहे हो, तो ऐसा भी हो जाता है कि देयर इज अ टेबल बिटवीन यू एंड द इंटरव्यू पैनल. तो लोग क्या करते हैं, अपनी चीजें भी टेबल पे रख जाते हैं और हाथ यहाँ पे टेबल पे रख के दे स्टार्ट टॉकिंग टू द इंटरव्यू पैनल. डोंट एनक्रोच अपॉन the space of the interviewers and try to retain yourself on the seat. तो एक minimum distance कहते हैं arm's length, that must be maintained. कुछ लोगों को आदत होती है